फ्रेंड्स, फाइनली आज मैं आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गया हूं, जहां पर मैं आपके साथ 5 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों सेक्शन से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स विद मैथ्स की स्टूडेंट है तो भी ये वीडियो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई में लगभग हर एक साल रिपीट होते आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होने वाला है। और ये स्पेशली आपका 2021 बोर्ड स्टूडेंट के लिए, और सीबीएसई ने जो आपने पैटर्न को रिवाइज किया है, नई तरीके से पैटर्न को डिजाइन किया है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग है और एज पर द रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये हमारा पार्ट 1 है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आएगा तो मैं डेफिनेटली इसका और भी पार्ट कंटिन्यू करने वाला हूं। तो ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक नोटबुक निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का ओवरव्यू आपको देने वाला हूं और कुछ कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करके भी बताने वाला हूं, ठीक है, ताकि कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अब देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट, ठीक है। तो पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन पता है? मेरे हिसाब से बिल्कुल पता होगा। काफी ज्यादा सिंपल है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड, क्या बताइए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसको आप लोग चाहे तो मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाइ से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ई डॉट डी एस होता है, बिल्कुल होता है। तो आप लोग बोल सकते हैं ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो आप लोग इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एसआई यूनिट आपसे पूछा है, तो आप बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है? तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता मैं बताता हूँ। ये आपका होता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और डीएस क्या, ये आपका एरिया वेक्टर है, तो एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो आपका फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या हो गया बताइए? ये हमारा हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। और भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है, बट मेन यूनिट आपका यही होता है। वोल्ट मीटर भी होता है, वो भी आप चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और है कि यूजिंग गोस लॉ प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट प्लेन शीट, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। मतलब क्या हुआ कि आपने पढ़ा होगा एक प्लेन शीट का, क्या आपने प्लेन शीट का डेरिवेशन पढ़ा होगा? अगर पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल याद होगा कि उसमें हमारा जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये कहीं पर भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यही वाला चीज को प्रूव करना है। फिर लिख दीजिएगा देयरफॉर इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस। तो आपका ये वाला जो क्वेश्चन था वो आपका प्रूफ हो जाएगा। प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आपको ये पूरा इक्वेशन को प्रूव करके दिखाना होगा कि ये आया कैसे, ठीक है। तो आपके स्कूल टीचर ने यह पढ़ाया होगा, क्योंकि ये वाला चीज अगर मैं अभी बताऊंगा तो बहुत टाइम आपका चला जाएगा। तो ये डेरिवेशन आप लोग खुद से कर लीजिएगा। जो आपका रिजल्ट आता है वो आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे हैं कि कहीं पर भी डिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया? इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस, ठीक है। देखिए, इसमें एक पार्ट और है कि हाउ इज द फील्ड डायरेक्टेड इफ सीट इज पॉजिटिवली चार्ज। मतलब क्या हुआ कि अगर सीट आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो आपको पता होगा कि पॉजिटिव से आपका डायरेक्शन क्या होता है बताइए? अवे होता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अवे फ्रॉम द प्लेन सीट या फिर अवे फ्रॉम द सीट, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? काफी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई में बहुत बार रिपीट होता है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, डेरिवेशन भी आते हैं और कभी कभार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन भी आ जाता है। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है।
अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, मतलब क्या हुआ, आपको बोला गया है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपका एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, ये आपको डिराइव करना है। तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। इससे पहले ये डेरिवेशन करें, आपको दो फॉर्मूला जो आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा होगा वो आपको पता होना चाहिए। क्या होता है सर जी वो दो फॉर्मूला? एक आपका वर्क का फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा होगा, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू चार्ज Q। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, क्या आपको याद है? अगर याद नहीं है तो यहाँ पर कैपेसिटर और कैपेसिटेंस C का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है बताइए? ये हमारा होता है Q मतलब कि चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आपको क्या होगा, इसका जो एनर्जी स्टोर इन अ पैरेलल कैपेसिटर ये आपका आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए यहाँ पर आपको पता है कि W इज इक्वल टू वी क्यू होता है। अब देखिए अगर मैं छोटा सा चार्ज एलिमेंट अगर DQ मानूं तो उसमें हमारा वर्क डन भी छोटा सा DW हो जाएगा। ये हमारा V एज इट इज रहेगा और Q हमारा DQ में बदल जाएगा। दोनों साइड इंटीग्रेट कीजिए। अब देखिए मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में जो आपका चार्ज था वो 0 था और बाद में आपका चार्ज है वो आपका प्लस Q हो गया। ठीक है, तो आपका 0 से लेकर प्लस Q तक इंटीग्रेट कर दीजिए तो DW का इंटीग्रेशन W हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा V की जगह क्या कीजिए, आप लोग यहां से V का वैल्यू निकालिए तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू आपका हो जाएगा Q बाई C हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर पुट कर दीजिए तो ये हमारा Q बाई C आ जाएगा और ये हमारा DQ आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा। इंटीग्रेट आपको करना है 0 से लेकर Q तक। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या आप लोग इसको इंटीग्रेट कर पाएगा। देखिए हम लोग DQ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो आप लोग 1/c को बाहर ले लीजिए क्योंकि 1/c एज अ कांस्टेंट आपका ट्रीट होगा। तो ये हमारा हो गया Q, ये हमारा DQ हो गया। अब देखिए मैथ्स वाले बच्चे को तो इंटीग्रेशन आती होगी बट अगर आप बायो वाले या फिर कॉमर्स वाले स्टूडेंट है, कॉमर्स वाले तो देखेंगे ही नहीं, अगर आप यहाँ पर बायो वाले स्टूडेंट है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू DQ क्या होता है, ये सिंपली आपका क्या होता है कि जो आपका पावर है वो हमारा 1 से बढ़ जाएगा तो ऑलरेडी 1 था तो 1 + 2 हो जाएगा और पावर हमारा डिवाइड में आ जाएगा तो 1 + 1 हो गया। ठीक है, पावर हमारा 1 से बढ़ जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा और वही पावर हमारा डिवाइड में आ जाता तो ये हमारा क्या हो गया, Q² बाय हमारा 2 हो जाएगा। तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, 1/c बाहर था, ये हमारा हो गया क्या Q² हो गया बाय 2 है तो आप लोग 2 को बाहर ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है तो ये हमारा 1/2c और यहाँ पर Q² आ गया। यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से लेकर Q तक लिमिट हमारा बचा है। अब देखिए इसके बाद क्या हम लोग करते हैं कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं तो ये हमारा 1/2c आ गया। यहाँ पर छोटा Q की जगह बड़ा Q पुट कीजिए तो ये हमारा Q² आ जाएगा माइनस हमारा 0 आ जाएगा तो ये हमारा क्या बचा, W इज इक्वल टू Q² बाय हमारा 2c आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? मेरे हिसाब से यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान रखिएगा जो आपका वर्क डन है वो आपके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है तो क्या कीजिएगा, W की जगह आप लोग E लिख दीजिए तो ये हमारा Q² बाय 2c आ गया। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको आप लोग दो फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि Q इज इक्वल टू आपका CB होता, मैंने आपको जस्ट ऊपर में बताया था। तो क्या कीजिए यहाँ पर Q की जगह आप लोग CB भी पुट कर सकते हैं तो ये हमारा C² बाय 2c आ गया। ये हमारा कट गया, ये हमारा क्या आ गया, हाफ C² आ गया। ठीक है, अब एक बार क्या कीजिएगा, एक बार आप लोग C को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिएगा तो यहाँ से आपका 3 फॉर्मूला बनता है। आपका न्यूमेरिकल भी यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से जो सेकेंड पार्ट है ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है और यही आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोला कि आपका 2 आइडेंटिकल यहाँ पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C1 और C2, देखिए आपका 2 आपका कैपेसिटर है और दोनों आपका क्या आइडेंटिकल है। ठीक है, अब क्या बोला कि दोनों का कैपेसिटेंस आपका C है। फिर आपको बोला गया कि देखिए यहाँ पर इसका जो आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है यहाँ पर K है, फिर इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों का एरिया आपका क्या इक्वल हो गया और जो आपका यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमारा डिवाइड हो गया है K1 और K2 में। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि K1 और K2 में रिलेशन निकालिए। अब देखिए यहाँ पर
पर मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका दो फैक्टर का बहुत बड़ा रोल है, एक आपका एरिया का रोल है और एक आपका दूसरा थिकनेस जो कि आपका डी का रोल है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूट हुआ बताइए, यहाँ पर डी आपका डी है और यहाँ पर डी आपका डी है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर डी हमारा कांस्टेंट है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूट क्या हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूट एरिया हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी आपका एरिया डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं बताइए, इस केस में हम लोग कैपेसिटर का पैरेलल वाला फॉर्मूला का यूज करते हैं। तो क्या आपको पैरेलल वाला कैपेसिटर का फॉर्मूला याद होगा, बिल्कुल याद होगा। पैरेलल में हम लोग सिंपली कैपेसिटर को ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोग को क्या सी का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता होगा, आपका होता है एप्सिलॉन नॉट, ए आपका एरिया हो गया और डी आपका थिकनेस हो गया, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा यहाँ पर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किए तो आपका के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं आपको वापस रिपीट करूंगा, जब भी आपका एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस केस में आपको पैरेलल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगाना है। जब आपका डी डिस्ट्रीब्यूट होगा मतलब क्या होगा, देखिए ये हमारा फिगर कुछ इस तरह है, अगर ये हमारा फिगर देखिए कुछ इस तरह रहता, देखिए ध्यान रखिएगा इस तरह, तो यहाँ पर क्या हुआ कि डी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। ये हमारा डी बाई टू हो गया, ये भी हमारा डी बाई टू हो गया। तो इस केस में हम लोग सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो वापस से प्लीज ये ट्रिक है, ये आप लोग लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए कि अगर जब हमारा एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उस केस में हम लोग पैरेलल का यूज करेंगे, जब हमारा डी मतलब कि थिकनेस हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उस केस में हम लोग सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे कैपेसिटर का, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, एरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ, दोनों का एरिया आपका इक्वल है। तो अगर मैं इसका एरिया ए मानूं तो इसका एरिया हमारा ए बाई टू हो जाएगा, इसका भी एरिया हमारा ए बाई टू हो जाएगा। अब आपके लिए बहुत सिंपल बहुत हलवा क्वेश्चन बचा है, क्या कीजिए सिंपली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो आपको पता होगा कि पैरेलल के केस में हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है, ऐड होता है, ठीक है। तो सी नेट क्या हो गया हमारा C1 प्लस हमारा C2 हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा C1 C2 मान लीजिए या फिर CA CB भी मान सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर A मान लूं, इसको मैं B मान लूं। अब ध्यान रखिएगा पहले बताइए कि मुझे कि यहाँ पर सी नेट की जगह क्या C1 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग C1 लिख लीजिए, ये हमारा CA प्लस CB आ जाएगा। मैंने इसको A और इसको B मान लिया है। अब बताइए कि C1 का कैपेसिटेंस आपका क्या होगा, सिंपल, इसमें तो किसी को डाउट भी नहीं होना चाहिए। ये हमारा सिंपली क्या हो गया K एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया A D हमारा थिकनेस D है और हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, ठीक है। तो ये हमारा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है, मेरे हिसाब से किसी को नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर CA, तो बताइए CA की जगह क्या लिखेगा, यहाँ पर सिंपली है आपका K की जगह क्या आ जाएगा, K1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट हमारा कांस्टेंट होता है। एरिया का जगह क्या आएगा बताइए, एरिया का जगह आपका A बाई टू आ जाएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा A बाई टू हो गया और हमारा थिकनेस अभी भी D है। अब बताइए कि CB की जगह आप लोग क्या लिखेगा, तो ये भी सिंपल है, K की जगह आपका K2 हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आपका कांस्टेंट है, यहाँ भी एरिया आपका A बाई टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आपका गिवन था। देखिए यहाँ पर इक्वल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आपका एरिया A बाई टू हो गया और थिकनेस वापस से आपका D बचेगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होगा। आप क्या कीजिए, देखिए K एप्सिलॉन नॉट A बाई D तो हमारा एग्जिस्ट रह गया। यहाँ से आप लोग एप्सिलॉन नॉट A बाई D आप लोग कॉमन ले लीजिए, क्या ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग 2 भी कॉमन ले लीजिए, तो आपका क्या बचेगा, आपका सिंपली यहाँ से बच गया K1 प्लस K2 बच गया। अब देखिए ये टर्म हमारा क्या हो रहा है, कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया, K इज इक्वल टू हाफ K1 प्लस हमारा K2 बचा, 2 को ऊपर लेके जाइए तो 2K इज इक्वल टू K1 प्लस हमारा K2 आ गया और यही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आपके लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट था बट काफी सिंपल था। मैं वापस रिपीट करूंगा, प्लीज ये ट्रिक है आप लोग लिख लीजिए कि जब हमारा एरिया डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इस केस में हम लोग पैरेलल का यूज करेंगे। पैरेलल में क्या होता है, कैपेसिटेंस ऐड होता है। जब हमारा थिकनेस हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो उस केस में हम लोग सीरीज का फॉर्मूला यूज करेंगे। सीरीज में क्या होता है, 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 होता है। ऑपोजिट ऑफ क्या होता है बताइए, जो आपने रेजिस्टेंस में पढ़ा होगा उसका ऑपोजिट होता है। मेरे हिसाब से हर एक बच्चे को ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आपका केमिस्ट्री से, ठीक है। तो आपका फिजिक्स आज के लिए समाप्त हो गया। अब हम लोग केमिस्ट्री में जंप करते हैं। यहाँ पर क्या बोला कि कैलकुलेट द ईएमएफ एंड डेल्टा जी, मतलब क्या हुआ, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉलोइंग सेल। ध्यान रखिएगा, पहले मुझे बताइए कि ईएमएफ आपको निकालने आता, मतलब क्या बोला, आपको ई सेल निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो क्या आपको नर्स इक्वेशन आता है, बिल्कुल आता होगा। ये आपका होता है ई नोट सेल माइनस आपका 0.059 बाई आपका
आपका एन होता है और आपका एल क्या होता है, क्यू ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपका क्या होता है, ये आपका होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरह क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आता है, क्या आप लोग इसको पहले आप लोग इंडिविजुअल रिएक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडेशन होता है और यहाँ पर हमारा क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, क्या ये आप सभी को पता है? अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखिए कि आप लोग एनोड में क्या होता है बताइए, एनोड में आपका ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड में पहले आप लोग इंडिविजुअल रिएक्शन लिखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा Mg, हमारा क्या दे रहा है, Mg2+ दे रहा है, तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से निकलने वाला है। अब क्या कीजिए, आप लोग कैथोड का इंडिविजुअल रिएक्शन लिख लीजिए, तो कैथोड में क्या हो रहा है बताइए, Cu2+ हमारा क्या बन रहा है, Cu में बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाने वाला, दोनों को आप लोग क्या कीजिए, सिंपली ऐड कर दीजिए, तो आपका फाइनल रिएक्शन क्या बनेगा बताइए, आपका फाइनल रिएक्शन बनने वाला, ऐड कीजिएगा तो आपका ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा Mg+Cu2+ गिव्स हमारा Mg2+ प्लस हमारा Cu बचेगा। मैंने क्या किया, ये दोनों को सिंपली ऐड कर दिया है, तो ये हमारा कुछ इस तरह आ गया। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे प्लीज ये रिएक्शन को लिखिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर आपको बोला ई सेल का वैल्यू निकालने के लिए, तो ई नोट सेल का आप लोग क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आपको पता होगा ई नोट सेल का वैल्यू क्या होता है, ये आपका होता है बताइए क्या, ये आपका होता है ई नोट ऑफ कैथोड माइनस आपका ई नोट ऑफ एनोड होता है। ठीक है, अब बताइए कैथोड का क्या वैल्यू आपको पता है, देखिए यहाँ पर गिवन है Cu2+ से Cu का वैल्यू क्या गिवन है, आपका गिवन है 0.34। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0.34 हो गया, यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पर -2.37 है, तो ये हमारा क्या हो गया, -2.37 हो गया। अब दोनों क्या हो गया, देखिए ये हमारा 0.34, ये हमारा पॉजिटिव में क्या आ गया, 2.37 आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों को आप लोग ऐड कर दीजिए, ये हमारा कितना हो बताइए, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा कितना हो गया 7 हो गया और ये हमारा 2.71 आ गया। ये क्या आ गया, ये हमारा वोल्ट में आ गया, ये हमारा इनोड सेल आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या आपको n का वैल्यू पता है, बिल्कुल देखिए n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा 2 हो गया, तो आपका इनोड सेल भी आ गया, n भी आ गया, तो आप लोग डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर ही सकते हैं। कैसे कीजिएगा, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, इनोड सेल। ठीक है, तो इनोड सेल हमारा क्या आ गया, 2.71 आ गया, माइनस हमारा 0.059 आ गया, डिवाइड में n, तो n की जगह आपका 2 आया, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो ये हमारा 2 आ गया। अब देखिए ln हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि q की जगह आप लोग क्या लिखिएगा, तो मैंने बताया ये आपका होता है क्या बताइए, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। ध्यान रखिएगा Cu हमारा सॉलिड के फॉर्म में, तो Cu को आपको नहीं लेना, आपको ओनली एक्वस वाला लेना है, तो आपका क्या हो गया, Mg2+ का कंसंट्रेशन हो गया और आपका डिवाइड में क्या बचा बताइए, यहाँ पर क्या हो गया, हाँ यहाँ पर Mg2+। ठीक है, और यहाँ से आपका क्या हो गया, ये हमारा Cu2+ का कंसंट्रेशन हो गया। तो इसके बाद तो क्वेश्चन आपका हलवा हो गया। कैसे हलवा हो गया सर, देखिए ये हमारा 2.71 हो गया, ये हमारा 0.059 हो गया, बाय 2 हो गया। ln आप बताइए Mg2+ में, यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन होगा, Mg2+ का आपका कंसंट्रेशन क्या गिवन है, 0.001, मतलब क्या होगा बताइए, ये हमारा 10⁻³ हो गया, और Cu2+ का यहाँ पर 0.0001 हुआ, मतलब कि 10⁻⁻4 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, 10⁻³ बाय हमारा 10⁻⁻4, ये हमारा कटेगा, तो हमारा क्या बच गया, ये ऊपर में हमारा 10 बच गया। तो आपको पता होगा ln 10 का वैल्यू आपका 1 होता है, तो ये हमारा क्या आ गया बताइए, 2.71 माइनस हमारा 0.059 बाई हमारा 2 आ गया, और ln 10 का वैल्यू हमारा इंटू 1 होता है, चाहे लिखिए चाहे नहीं लिखिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये तो बच्चा वाला काम है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, प्लस माइनस में थोड़ी बताऊंगा, वो तो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो ये आपका 5 मार्क्स का कंप्लीट क्वेश्चन था। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया, कुछ भी स्टेप आप लोग मिस कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका मार्क्स कटेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, इसमें एक पार्ट और था, मैं यहाँ पर भूल गया। देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका एक पार्ट और बोला है, क्या बोला, देखिए आपको डेल्टा जी में निकालने के लिए बोला गया, तो क्या डेल्टा जी का आपको वैल्यू पता है? अगर नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता तो क्या होता है मैं बताता हूँ। देखिए डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE सेल होता है। अगर डेल्टा जी नोट होता तो यहाँ पर ई नोट हो जाता, तो यहाँ पर एन का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2
आया था। और फराडे क्या होता है, इसका वैल्यू 96500 होता है, ठीक है। क्या होगा बताइए, 96,500। और ई सेल का वैल्यू हमारा क्या होगा, जो हमने अभी निकाला था, देखिए इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जो भी हमारा ई सेल का वैल्यू आएगा सिंपली आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, मैं यहाँ पर इसको x मान लेता हूँ, जो आपका वैल्यू आएगा इसको पुट कर दीजिएगा, फिर प्लस माइनस तो आप लोग कर ही लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 है और ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन बहुत ईयर रिपीट किया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि फॉर द केमिकल रिएक्शन, आपका कुछ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है कि आर क्या है, आर आपका कंसंट्रेशन है और आपका टी क्या है, टी आपका टाइम है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये आपका यहाँ पहला क्वेश्चन क्या देखिए कि प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बच्चे क्या करते हैं कि जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे कंफ्यूज कर जाते हैं। अब मैं सिंपली बोलूंगा आपको, पहले आप लोग फॉर्मूला लिखिए। क्या, पहले आप लोग बताइए कि जीरो ऑर्डर के लिए कांस्टेंट के का वैल्यू क्या आपको पता है, बिल्कुल पता होगा। रेट कांस्टेंट का बताइए क्या पता है, के का वैल्यू बताइए कितने को पता है। मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता मैं बताता हूँ। ये हमारा होता है आर नोट माइनस आर बाई टी होता है। जहां पर देखिए बहुत सारे टीचर अलग अलग सिंबल का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन में आर बोला है, इसलिए मैंने यहाँ पर आर नोट का यूज किया है। बहुत सारे टीचर यहाँ पर ए नोट का यूज करते हैं, बहुत यहाँ पर ए डिवाइड में ए माइनस एक्स ले लेते हैं, ठीक है। आपका टीचर बाय टीचर ये आपका वेरी करेगा। मैंने देखा कि क्वेश्चन में आर है, इसलिए मैं इसको आर में लेके आपको बता रहा हूँ। तो आर हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा और आर हमारा क्या होगा बताइए, आर हमारा फाइनल कंसंट्रेशन हो जाएगा, टी हमारा टाइम होगा। ये हमारा जीरो ऑर्डर का होता है। अब बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर का क्या आपको के का वैल्यू पता है, बिल्कुल पता होगा। ये हमारा होता है 2.303 बाय हमारा टी, फिर आपका एल हो जाता है यहाँ पर आर नोट बाय हमारा आर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला कि यहाँ पर आर के बेसिस पे आपका ग्राफ है, आर वर्सेस टी के बेसिस पे, ठीक है। तो इसका आपका ग्राफ ऑलरेडी प्लॉट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए अगर जीरो ऑर्डर के लिए देखिएगा तो यहाँ पर जो आर है वो हमारा नेगेटिव है, मतलब क्या होगा, ग्राफ हमारा नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप लोग फर्स्ट ऑर्डर का देखिएगा तो यहाँ पे आपका जो आर है वो हमारा डिवाइड में मतलब कि कम हो रहा है, तो उसमें भी हमारा ग्राफ नीचे आएगा। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर मार के आ जाते हैं, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपका एल के साथ आ रहे, ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी एल का यूज नहीं हुआ है जीरो ऑर्डर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहला का जो आंसर वो आपका हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मैं वापस से रिपीट करूंगा, अगर यहाँ पर आर की जगह अगर आपका यहाँ पर एल आर रहता तो इस केस में आपका होता फर्स्ट ऑर्डर, नो डाउट, ठीक है। बट यहाँ पर एल का यूज नहीं किया गया, इसलिए यहाँ पर जीरो ऑर्डर होगा। तो प्लीज मेरा हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर ओनली आर या फिर ओनली ए रहेगा तो उस केस में आपका जीरो ऑर्डर रहता है। अगर आपका एल एन आर या फिर एल एन ए रहेगा तो उस केस में आपका फर्स्ट ऑर्डर होता है। अगर आप कंफ्यूज कर गए तो सिंपली दोनों का फॉर्मूला लिखिए, के का वैल्यू निकालिए। के का मतलब फॉर्मूला आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर में आपका एल एन आता है, बट आपका जीरो ऑर्डर में एल एन नहीं आता, तो इसलिए यहाँ पर एल एन नहीं है, तो आपका ये जीरो ऑर्डर होगा। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ सके, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि कोई भी बच्चे गलती करके आए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन का तो आपको आंसर मिल गया होगा, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो कि हमारा जीरो ऑर्डर हो गया। अब देखिए व्हाट इज द स्लोप ऑफ कर्व, ध्यान रखिएगा स्लोप सिंपली आपको लिख के आना है माइनस के होगा, ठीक है। चाहे हमारा जीरो ऑर्डर रहेगा चाहे हमारा फर्स्ट ऑर्डर रहेगा, स्लोप आपका क्या है, स्लोप आपका के होता है, बट यहाँ पर घट रहा है तो आपका माइनस के हो जाएगा, दोनों के केस में, जीरो ऑर्डर भी और फर्स्ट ऑर्डर के केस में। अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है कि राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो क्या आपको रेट कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता होगा। ये आपका सिंपली होता है मोल बाय लीटर टू दी पावर आपका 1 माइनस n होता है, और यहाँ पर क्या होता है बताइए, ये हमारा होता है पर सेकेंड में होता है। अब देखिए यहाँ पर मुझे बताइए कि n का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपली देखिए कि ये हमारा जीरो ऑर्डर है तो हमारा n का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो गया, मोल यहाँ
यहाँ पर लीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर होगा। अगर सेकेंड की जगह मिनट होता तो आपका पर मिनट होता, अगर यहाँ पर सेकेंड की जगह आवर होता तो आपका पर आवर हो जाता, ठीक है। तो क्या ये वाला चीज हर एक बच्चे को समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मोल पर लीटर की जगह आप लोग कैपिटल एम भी लिख सकते हैं। बात हमारा एक ही होगा, ये लिखिए ये लिखिए। तो अगर ये लिखिएगा तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एम पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला क्वेश्चन हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन कर लिया तो आपको 3 मार्क्स मिल गया। देखिए इसमें एक पार्ट और है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हर एक 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 2-3 पार्ट देखने को मिलेगा। अगर आपने शुरू का 3 क्वेश्चन सही कर दिया तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या बोला है कि आ रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो देखिए अगर आर यहाँ पर रिएक्टेंट है जो हमारा प्रोडक्ट दे रहा है, तो बोला कि ये हमारा सेकेंड ऑर्डर का क्या है, रिएक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप लोग इसका रेट लो लिख सकते हैं, क्या आप लोग रेट का इक्वेशन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू के, हमारा रेट कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, अगर मैं मानूं कि ए कोई रिएक्शन हो रहा है जो हमारा ए से बी बन रहा है, तो आपका ए टू द पावर आपका 2 हो जाएगा। 2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला है कि ये आपका सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, R इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 2 या फिर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि हाउ इज इट रेट इफेक्टेड, हमने आर निकाला तो बोला कि रेट इफेक्ट हमारा कैसे होगा जब हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब कि जो कंसंट्रेशन ऑफ ए उसको हम लोग डबल कर देंगे। तो ध्यान रखिए अगर हम लोग यहाँ पर ए को डबल करेंगे, मतलब कि ए की जगह अगर हम लोग 2a ले लेंगे तो इस केस में क्या होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर r इज इक्वल टू के, ए की जगह अगर 2 ले लूं तो ये हमारा 2a का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा k हो गया। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, तो मैं 4 को बाहर ले लेता हूँ, ये हमारा a का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बताइए, यहाँ पर हमारा 1 था और यहाँ पर हमारा 4 आ गया, मतलब क्या हुआ, ये हमारा 4 टाइम से इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या हो गया कि 4 टाइम से हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या बोला, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। ये बोला है कि रेड्यूस टू हाफ, मतलब कि आधा हो गया। तो इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो a है उसकी जगह आप लोग a/2 लिख दीजिए। तो ये हमारा r इज इक्वल टू के, ये हमारा a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बच गया बताइए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर a/2 है तो ये हमारा k हो गया, ये हमारा a स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा k/4 हो गया। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हमारा 4 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका क्या था, 1 था, बट यहाँ पर 1/4 आ गया, तो आपका 4 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो पहला का आंसर क्या है कि 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, दूसरा का आंसर क्या है कि हमारा 4 टाइम्स डिक्रीज करेगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, आपको एक एक वर्ड आंसर में लिखना था और आपका एक एक मार्क्स मिलता है। तो यही केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस है कि एक वर्ड लिखिए आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी क्वेश्चन हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो क्या अब हम लोग मैथ्स की तरफ चले, ये हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट होता है आज के लिए। अब हम लोग मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं और बायो वाले स्टूडेंट आपके लिए इस वीडियो में इतना ही था। अब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला, देखिए मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मैंने इसको हर एक बार हर एक वीडियो में आपको सॉल्व करके दिखाया है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। वहां से जाके आप लोग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। अब मैथ्स वाले स्टूडेंट ये बात जान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का हर हालत में आएगा। लीक क्वेश्चन है, गारंटेड क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है कि यूजिंग मैट्रिसेस सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको 3 इक्वेशन गिवन है। आपको क्या करना पड़ता है कि एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पड़ता है। पहले क्या कीजिए बताइए, आपको पहले निकालना पड़ेगा क्या बताइए, पहले आप लोग माइनर निकालिएगा, फिर कोफैक्टर निकालिएगा, फिर उसको आप लोग क्या कीजिएगा, ट्रांसपोज कीजिएगा, तो आपका एडजॉइंट निकल जाता है। देखिए सिंपली आपका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आपका एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो देखिए सिंपली क्या कीजिए, एडजॉइंट निकालिए, मैंने बताया पहले आप लोग क्या निकालिए, माइनर, देन कोफैक्टर, देन ट्रांसपोज कीजिए, आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। देन आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालने तो आप सभी को आता ही होगा, 2 3 3 1 -2 1 3 -1 और -2 से आप लोग डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाल लीजिएगा। इसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, इसके बाद आपको पता होगा कि x इज इक्वल टू हमारा a इनवर्स b हो जाएगा, जहां से आपने a इनवर्स निकाला होगा। x की जगह आप लोग सिंपली x y z पुट कीजिए, a इनवर्स आपने जो निकाला होगा वो आया होगा। b की जगह आप लोग क्या पुट कीजिएगा बताइए, b हमारा 5 -4 और हमारा 3 हो जाएगा। तो 5
-4 और ये हमारा 3 हो गया, ठीक है। और a इनवर्स जो आपका आएगा वो आप लोग लिख दीजिएगा। यहाँ से आप लोग कंपेयर कीजिएगा तो आपका x y z का वैल्यू कुछ आ जाएगा। तो प्लीज ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा बताइए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पर क्या बोला है कि cos x टू द पावर y इज इक्वल टू cos y टू द पावर x है। तो आपको क्या बोला dy बाई dx निकालने के लिए, तो सिंपली क्या कीजिए दोनों साइड लॉग ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए मैं आपके लिए कितना सिंपल कर रहा हूं, जो बच्चे बना लीजिएगा उसके लिए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना पाएगा उनके लिए मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहां से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर क्या बोला कि आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर बाय हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है और इंटू में हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग बताइए, सिंपली यहाँ पर क्या कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर को आप लोग टी एज्यूम कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कीजिएगा, इसको आप लोग एज्यूम करके आगे सॉल्व कीजिएगा। तो इसका भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो चलिए मैंने यहाँ पर इस वाले वीडियो में टोटल 7 क्वेश्चन आपसे 5 मार्क्स का डिस्कस किया। तो छोटा सा वीडियो था और आपने कितना 30 मार्क्स के अराउंड आपने गेन कर लिया। तो चलिए पर ये वीडियो को मैं फिलहाल यहीं पर समाप्त करता हूं। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आ सकूं, और चैनल पे नए आते सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।